तो ल्यूसेंट जीके की आज की क्लास में हम लोग इतिहास को, प्राचीन भारत को जानने का एक नया तरीका देखेंगे, विदेशियों का वर्णन। प्राचीन भारत को जानने के हमारे पास 4 सोर्स हैं। पहला सोर्स हमने पढ़ा था धर्म ग्रंथ और अन्य ग्रंथ, दूसरा हमने पढ़ा था ऐतिहासिक ग्रंथ और अन्य ग्रंथ इतिहास से जुड़े हुए, तीसरा हमें आज पढ़ना है विदेशियों का वर्णन, और चौथा हम पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये 4 हमें सोर्स रिस्पेक्टिवली पढ़ना है, और आज हम विदेशियों के वर्णन को शुरू कर रहे हैं, जिसे हम फॉरेन सोर्सेस भी बोल सकते हैं। चलिए बिगिन करते हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों की बात करेंगे और उनके यात्रा वृत्तांत या उनके पुस्तकों से पता करेंगे कि उस समय किस तरीके का समाज था या सांस्कृतिक व्यवस्था थी, और उस समय किस तरीके से हमारा समाज अपने आप को, अपने जीवन को चलाता था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग विदेशियों के वर्णन को 4 भागों में बांट रहे हैं। यूनान रोम के लेखक देखेंगे, हम चीन के लेखक देखेंगे, अरब के लेखक देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ अन्य लेखक जिसमें इटली के लेखक और साथ ही साथ तिब्बत के लेखक हम देखेंगे। तो ये 4 भागों में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। हैंड रिटन नोट से ही ये पूरा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप आराम से सुन लें, और जैसे मैंने हैंड नोट्स प्रेजेंट किया है वैसा ही आप बना लें, और इसको 1 बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस मैप में आप देख लें पहले, स्पेन ये सब आप जानते हो ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये पोर्शन आपको पता है। यहाँ पे अभी कोविड-19 का बहुत ज़्यादा भयावह कंडीशन रही है, तो आपको पता है ये बात। तो इटली की ये रोम आपको कैपिटल सिटी मिलेगी, और ये रोम वाला पोर्शन आपको मिलेगा। यहीं पे ये यूनान है, तो यूनान रोम ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था यहाँ पे। चीन की बात होगी तो यहाँ चीन आ जाएगा भारत के ऊपर। अरब, आपका अरब प्रांत ये पूरा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, पूरा प्रांत अरब का होगा। और अन्य लेखक में हम लोग तिब्बत वगैरह के लेखक लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनान रोम के लेखक से। तो टेसियस को हम ईरान का वैद्य मान के चलते हैं, और ये ईरान के वैद्य हैं। लेकिन टेसियस का जब हम भारत के संदर्भ में वृत्तांत देखते हैं तो वो वृत्तांत कई आश्चर्यजनक कहानियों से भरा पड़ा है, क्योंकि कई आश्चर्यजनक कहानियां हैं, और ये विवरण थोड़ा हमें अविश्वसनीय प्रतीत होता है। और इस अविश्वसनीय विवरण को हम लोग कई बार इतना ज्यादा मान्यता नहीं देते, पर फिर भी कुछ हद तक कुछ चीजें तो हमें इसके विवरण से पता चलता है। ठीक है, इसलिए हम इनका नाम जरूर रखते हैं। दूसरा हमें हेरोडोटस मिलते हैं। हेरोडोटस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं को एक क्रमबद्ध करने का काम इन्होंने किया, इसीलिए इन्हें हम इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार मिला हुआ है कि इतिहास के फादर कौन है, पिता कौन है, तो हेरोडोटस है। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है, और इनकी इस पुस्तक हिस्टोरिका में आप कह सकते हो कि भारत के और फारस के बीच में संबंध जो थे उसका वर्णन किया गया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है 501 बीसी से शुरू होकर, ईसा पूर्व से शुरू होकर 400 तक के, ईसा पूर्व तक के काल के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी, और इसी दौरान इस पुस्तक को आप कहोगे कि लिखा गया है। भारत फारस का ये संबंध जरूर बताता है, लेकिन ये संबंध कैसे हैं? ये संबंध अनुश्रुतियां, मतलब सुनी हुई बातों पर, अफवाहों पर बेस्ड है, और इसीलिए हम इसको भी तर्कसंगत नहीं मानते। इस विवरण को भी हम इतना ज्यादा तार्किक नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरे हम लेखक लेते हैं, और चौथे और 5वें, इन तीनों लेखक के बारे में एक साथ बताना चाहूंगा। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आसिटोबुलस। ये जो निरियाकस हैं, आनेसिक्रिटस हैं और आसिटोबुलस हैं, ये तीनों ही यात्री सिकंदर के साथ आए। और ये सिकंदर कौन है मैं इसके बारे में बता दूं, ये अलेक्जेंडर नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में 326 में एक आक्रमण करता है ईसा पूर्व में, जिस आक्रमण को पोरस के साथ इसने किया, इसलिए इसको हम सिकंदर पोरस युद्ध नाम से भी जानते हैं। ये आक्रमण इसने झेलम नदी को उस समय बोलते थे वितस्ता नदी के किनारे किया, इसलिए हम इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी जानते हैं। और ये हाइडेस्पीस नाम से भी जाना जाता है ये युद्ध। तो ये 3 नाम से ये युद्ध आपको याद रखना है, या तो वितस्ता बोले, या तो हाइडेस्पीस बोले, या तो पोरस बोले। इन तीनों ही युद्ध का मतलब है सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईसा पूर्व में, बीसी में लड़ा गया युद्ध। ठीक है, तो सिकंदर कौन है मैंने समझा दिया, और सिकंदर के साथ यानी इस समय कौन आए थे? ये निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आसिटोबुलस आए थे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैं सेल्यूकस निकेटर के बारे में बता दूं, यदि आप चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल भी देखते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, या अशोका सीरियल यदि आपने देखा है टीवी में, तो सेल्यूकस निकेटर एक्चुअल में चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर जब हार गया था तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, कुछ जगह कार्नेलिया मिलता है, सीरियल में तो इसका नाम अलग मिला है, तो कार्नेलिया जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ठीक है, तो वो आप पूरी कहानी सीरियल से भी जान गए होंगे, या नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप अभी ये याद रखो कि सेल्यूकस निकेटर ये एक यूनानी शासक था, उसी का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कहां आया था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने क्या पुस्तक लिखी है? इंडिका नाम की पुस्तक इसने लिखी है, इंडिया के बारे में। ठीक है, और इंडिया के बारे में मौर्य युगीन पूरा समाज संस्कृत पता चलता है हमें इस इंडिका पुस्तक से। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि पूरा समाज 7 वर्गों में बटा था। सती प्रथा भी इसकी पुस्तक में वर्णित है, लेकिन दास प्रथा का उल्लेख इसकी पुस्तक में नहीं मिला है। बाकी इसने ये पाया कि भारतीय यूनानी देवता के समकालीन देवता, मतलब डायोनीसियस एक देवता हैं यूनान के, और हेराक्लीज एक देवता हैं यूनान के, जो भारत में भगवान शिव और भगवान कृष्ण के आप कह सकते हो इक्विवेलेंट है। तो उन्होंने ये पाया कि ये यूनानी दो देवता हैं, डायोनीसियस और हेराक्लीज, इनकी पूजा भारतीय करते हैं, हालांकि हम शिव और कृष्ण भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 7वां, डाईमेकस। डाईमेकस सीरिया के राजा, सीरिया कंट्री आप जानते हो, सीरिया कंट्री के जो राजा थे आंतियोकस, उसका राजदूत था डाईमेकस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंतियोकस का राजदूत था ये। ठीक है, डाईमेकस। इसके अलावा बिंदुसार के दरबार में आया, ये भी दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसके दरबार में आया? ये बिंदुसार के दरबार में आया। कौन कौन बिंदुसार के दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस आया। कौन है बिंदुसार? तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी आचार्य चाणक्य की मदद से, विष्णुगुप्त की मदद से कहो या आचार्य चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो, एक ही बात है। ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासन संभालता है। बिंदुसार बेटा है चंद्रगुप्त मौर्य का, कह सकते हो आप। फिर बिंदुसार के बाद अशोक शासन में आते हैं। अशोक के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया, और मौर्य युग से संबंधित वृत्तांत, इसके यात्रा वृत्तांत से हमें देखने को मिलता है। मौर्य युग से संबंधित जानकारी हमें पता चलती है इसके कथनों से। ठीक, तो क्या क्या याद रखना है कि सीरिया के राजा अंतियोकस का राजदूत था। दूसरी चीज, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तीसरी चीज, मौर्य युग में आया था, मतलब बिंदुसार मौर्य काल का ही तो है, मौर्य राजा ही तो है, तो मौर्य युग से संबंधित जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं डायोनीसियस। तो अभी मैंने बताया था आपको कि डायोनीसियस भगवान शिव है। तो जैसे हमारे यहाँ नाम होते हैं ना, शंकर, कृष्णा, राम, इस तरीके के नाम जैसे हमारे यहाँ होते हैं, तो यूनान में भी नाम भगवान के नाम पे होते हैं। तो डायोनीसियस नाम का एक यात्री भी आया था भारत। ये कहां से आया था? ऑब्वियसली ये यूनान से ही आया था, लेकिन ये मिस्र के राजा टालमी फिलडेल्पस, जो मिस्र के राजा है उनका पूरा नाम है टालमी फिलडेल्पस, उन्हीं का ये राजदूत था। यानी मिस्र के राजा के राजदूत के तौर पे ये भारत आया था। कब आया था? अशोक के दरबार में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब डायोनीसियस आएगा तो अशोक के दरबार में भगवान शिव कहलाते हैं ये यूनान में। और डाईमेकस की बात करेंगे तो वो सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था, जबकि डायोनीसियस मिस्र के राजा टालमी फिलडेल्पस का राजदूत था। ये याद रखेंगे। अशोक के दरबार में आया, ये याद रखेंगे आप। चलिए, ये याद करने वाले ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है। टालमी के बारे में याद रखें, ये यूनान का एक भूगोल वेत्ता था, या आप कहोगे जियोलॉजिस्ट था। ठीक है, जियोग्राफी से संबंधित ये काम करता था। दूसरी शताब्दी में, सेकेंड बीसी में, दूसरी शताब्दी, ठीक है, दूसरी शताब्दी मतलब यहां पे बीसी नहीं है, ये एसी है। सेकेंड सेंचुरी, सिर्फ इसने लिखा है सेकेंड सेंचुरी, ना तो एसी वर्ड लगा है ना तो बीसी, तो हम एसी ही मानेंगे। तो सेकेंड सेंचुरी एसी का मतलब हो गया 101 से लेकर 200 एसी में क्या हुआ है? इस
पुस्तक की बात की गई है, आप ऐसा समझें। और पुस्तक जिसको इन्होंने लिखा है वो है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल पुस्तक इन्होंने लिखा है और भारत के भौगोलिक दशाओं का वर्णन टालमी ने किया है। इसी तरीके से एक और प्लिनी है यूनानी लेखक, और ये प्लिनी यूनानी लेखक ने भी पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। और ये जो पुस्तक है वो लैटिन भाषा में लिखी गई है, और लैटिन भाषा में लिखी गई ये पुस्तक इंडिका पर ही आधारित है, यानी टालमी के पुस्तक इंडिका पर ही आधारित है। प्रथम शताब्दी में लिखी गई है ये पुस्तक, यानी ये पुस्तक कब लिखी गई है? आप कहोगे कि ये पुस्तक तो हाँ, अब ये 200 के बाद, अब पहले यदि आप समय का बात करो तो ये 200 ईस्वी में बात करें, प्रथम शताब्दी की बात की गई है। तो यहां पे अब आप काम करोगे तो 101 से 200 ये आपका दूसरी शताब्दी कहलाएगा। प्रथम शताब्दी क्या कहलाएगा? 0 से लेकर या 1 से लेकर 100 तक का ये प्रथम शताब्दी कहलाएगा, ठीक है। और ये सेकेंड सेंचुरी आपका दूसरी शताब्दी कहलाएगा, 101 से लेकर 200 तक का काल। तो पहले कौन सी लिखी गई है ये बात आप क्लियर करें। तो ये जो प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई है। और यदि प्रथम शताब्दी में लिखी गई है तो पहले कौन लिखी गई है? प्लिनी की पुस्तक। तो प्लिनी की पुस्तक पहले लिखी गई है, तो नेचुरल हिस्ट्री के तर्ज पे हम इसे नहीं कहेंगे, या टालमी की पुस्तक को रादर आप नेचुरल हिस्ट्री के तर्ज पे बोलो, ठीक। तो जो भी चीजें नेचुरल हिस्ट्री में हमें देखने को मिली, खगोल विज्ञान देखने को मिला, यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य देखने को हमें इन पुस्तक में मिलते हैं, ठीक। तो ये चीज आप चाहो तो इंडिका के पर बेस्ड ना बोलकर ऐसा बोल सकते हो कि इंडिका इस पर बेस्ड है, प्लिनी की पुस्तक पर, ठीक। क्योंकि सेकंड सेंचुरी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, 101 से 200 AC, ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट सेंचुरी का मतलब भी आप जानते हो, प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 से लेके 100 तक का आप पीरियड बोल सकते हो, ठीक है। और सेकेंड सेंचुरी का हो गया 101 से 200 तक। तो पहले कौन लिखी गई? ऑब्वियसली प्लिनी की पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में रोम से भारत में आने वाले सोने के लिए दुख प्रकट किया गया है। यानी इस पुस्तक में जो रोम से भारत में सोना आता था, बहुत सारा सोना आता था, उसके बारे में प्लिनी ने थोड़ा दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा प्लिनी ने भारत को बहुमूल्य रत्नों वाला देश बोला है। और इतना ही नहीं, प्लिनी की इस पुस्तक में आप क्या देखने को पाओगे वो मैं क्लियर कर दूं। प्लिनी की इस पुस्तक से आपको बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं और बहुत सारे तथ्य समझ में आपको आएंगे। कौन से हैं वो तथ्य? वो भूगोल विज्ञान से जुड़े हुए तथ्य हैं, ठीक है। और कौन कौन से विज्ञान से जुड़े हुए तथ्य हैं? तो वो आप 37 खंडों में इसने पूरा पुस्तक को लिखा है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, मानव विज्ञान के बारे में 37 खंड आपको प्लिनी के इस हिस्टोरिका नेचुरलिस या नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से टालमी की पुस्तक में भी यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडिका भी प्लिनी की पुस्तक पर ही बेस्ड है। याद रहेगा ये सब आपको पुस्तक, लेकिन याद रखें टालमी की पुस्तक भारत का भूगोल नाम से है और प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री नाम से है, ठीक। और इन्होंने क्या क्या लिखा है? ब्रह्मांड, भूगोल, मानव विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब पर बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। 11th, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? स्ट्रैबो भी एक यूनानी लेखक ही थे। दूसरी शताब्दी में ही स्ट्रैबो आए थे, ठीक है। प्रथम और दूसरी शताब्दी के बीच में ये स्ट्रैबो आए थे। और स्ट्रैबो ने जो पुस्तक लिखी है उसमें मौर्य काल में नाव निर्माण का जो पूरा कार्य था वो मौर्य समाज या मौर्य के शहरों में ही होता था। तो नाव निर्माण पे पूरा एकाधिकार मौर्य काल में देखने को मिला, मौर्यकालीन शहरों में या मौर्यकालीन नगरों में। और यहाँ पे जो हस्तशिल्पी थे उनको सम्मानित किया जाता था। और हस्तशिल्पी के साथ, यानी जो हाथ में कारीगर हैं एक तरीके से देखें, उनके साथ यदि कुछ गलत होता था तो यहाँ पे मृत्युदंड तक का प्रावधान था। एक तरीके से पहले ये प्रथा भी थी कि कोई बहुत ज़्यादा कलाकार है, अच्छा कलाकार है, तो उसके हाथ वगैरह काटने की प्रथा थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यदि हस्तशिल्पी के साथ कुछ गलत होता था तो मृत्युदंड तक का प्रावधान था। पश्चिमी भारत के साथ, यानी पश्चिम देशों का भारत के साथ कैसा व्यापार है, ये भी स्ट्रैबो ने वर्णित किया है। एक और आखिरी लेखक मैं बताना चाहूंगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। यहाँ पे सी लग गया ना, यानी समुद्र से रिलेटेड ये बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक।
ठीक है। तो व्यापारिक बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन आप याद रखें। लेखक इसके अननोन है, लेखक के बारे में पता नहीं चल पाया है कि किन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें सी वर्ड भी लग गया जिससे ये तो क्लियर हो गया है कि बंदरगाह, व्यापारिक वस्तुएं, समुद्र, इन सब के बारे में बताया गया है इसमें। तो भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। और ये माना जाता है कि ये जो लेखक है, यानी इसका जो ऑथर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का, वो 80 मतलब प्रथम शताब्दी में आप कह सकते हो हिंद महासागर की यात्रा में आया था, लगभग 80 AC में। ठीक, तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे यूनानी और यूनान के आसपास के लेखक। अब हम बात करते हैं दूसरे लेखक हमारे चीन के लेखक हैं। और चीन के महत्वपूर्ण लेखक में फायान और वेनसांग तो आते ही हैं, साथ ही साथ एक सयुंगन नाम का दूसरा लेखक भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम लोग अब कंसीडर कर लेते हैं चीन के लेखक। तो कौन कौन से? फायान के बारे में पहला पॉइंट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फायान ने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक जीवन का वर्णन किया है। यानी मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में यदि जानना हो तो हमें फायान के यात्रा वृत्तांत को थोड़ा सा पढ़ना होगा। फायान के इस यात्रा वृत्तांत में क्या देखने को मिला वो समझ लो। इसमें हमें मालवा क्षेत्र के बारे में जानने को मिला, और ये मालवा क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश का ही तो क्षेत्र है और ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है, ये बात हमें जानने को मिला। और ये बात भी इसके वृत्तांत में हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश की जनता बड़ी सुखी और समृद्ध है और ये अपना जीवन यापन बड़े सुखी तरीके से करती है। ठीक, ये बात हमें जानने को मिलता है फायान के यात्रा वृत्तांत से, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय का वंश है, गुप्त साम्राज्य का है, ये 250 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। तो इसी बीच में कौन आया था? फायान आया था। ये आप समझ सकते हो। लेटर ऑन हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे भी, उसकी टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक, तो फायान क्लियर। दूसरा है सयुंगन, ये या है, याद रखिएगा। सयुंगन 518 AC में आया। तो ये भी कब आया? मौर्य के जस्ट बाद आया। और जब बौद्ध धर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गया था तो बौद्ध धर्म की जो फाइंडिंग्स थी, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्राप्तियों को पाने के लिए, संकलन करने के लिए आया था। 3 वर्ष तक की यात्रा इन्होंने की थी और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीजों को इन्होंने एकत्रित किया था। हालांकि फायान का भी पर्पज बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजों को एकत्रित करना भी था। ये सभी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ही थे, जो कहाँ से आए थे? चीन से आए थे। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महान लेखक और है, यात्री और है, जिसे हम वेनसांग बोलते हैं, जो हर्षवर्धन काल में आया, जो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ यात्री है, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और इसने हर्षवर्धन के काल में आया है और हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य नाम से भी संबोधित किया है। ये 629 से 630 के बीच में आया, मतलब 1 साल तो लगी गया होगा आने में इसको, क्योंकि बहुत पैदल यात्रा ही करते थे ये लोग। तो 629 से ये चलना शुरू किया, 630 AC तक ये पहुंच गया था। सबसे पहले ये कपिसा नामक जगह पे पहुंचा था और 15 वर्षों तक इसने भारत में रुककर क्या किया? स्टडी की। स्टूडेंट्स के रूप में आया था ये, और स्टडी के साथ साथ इसने क्या किया? बौद्ध धर्म के ग्रंथों का इसने संकलन किया। और 645 AC में ये वापस लौट गया। कहाँ? अपने देश चीन। कहाँ इसने स्टडी की थी? नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। और उस समय जब इसने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ के कुलपति कौन थे? सीलभद्र वहाँ के कुलपति थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ को एकत्र करने आया था, मैंने बताया ही है, और ये बौद्ध धर्म की कुछ प्रतियां यहाँ से ले गया था। और इसके यात्रा वृत्तांत को एक पुस्तक के रूप में हम याद रखते हैं, और इस पुस्तक को आप याद रखो, सीयूकी नाम की पुस्तक है, जिसमें इसने पूरा यात्रा वृत्तांत बताया है। 138 देशों का वर्णन पूरा इसने किया है। और हर्षवर्धन के काल के समाज, धर्म और राजनीति का जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पुस्तक, वेनसांग की पुस्तक में। और इसने अपने पुस्तक में सिंध के जो राजा थे उस समय, जो सिंध प्रांत था, वहां के राजा को उसने शूद्र पाया है, और वहां के राजा के बारे में उसने देखा और समझा कि वो शूद्र हैं। ठीक है, 4 जो समाज थे तो उसमें शूद्र कौन थे? सिंध के राजा थे। इसके अलावा एक और चीनी यात्री है इत्सिंग, जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक शानदार वर्णन इसने किया है।
चलिए अब हम लोग अरब के कुछ महत्वपूर्ण लेखक देखते हैं। एक महत्वपूर्ण लेखक है अल मसूदी के बारे में याद रखें कि ये पहला अरब यात्री है और ये प्रतिहार वंश के समय में गुर्जर प्रतिहार के काल में आया और इसने मजहुल जहाब नाम की पुस्तक लिखी है जो इसका यात्रा वृत्तांत है और इसने भौगोलिक टिप्पणी की है, भूगोल बताया है भारत का। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार को इसने अल गुर्जर नाम से संबोधित किया है, राजा को इसने बौरा नाम से आप कहोगे कि प्रोनाउंसिएट किया है। तो अरब शब्द होंगे ये जिनके रूप में इसने क्या किया, पुकारा। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे अरब लेखक अल बरूनी की जो बहुत फेमस है। तो अल बरूनी कब आया, तो याद रखें महमूद गजनवी के साथ ही ये भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए और भारत में बहुत सारा लूटपाट इसने किया। जब हम अरब यात्रियों की बात करेंगे और जैसे ही हम मध्यकाल की शुरुआत करेंगे तभी हम महमूद गजनवी की बात करते हैं। तो सोमनाथ में इसने 1026 में आक्रमण किया था, तभी अल बरूनी भी महमूद गजनवी के साथ में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी है तहकीक ए हिंद, जिसे हम हिंदी में भारत की खोज बोलते हैं। इस पुस्तक को 11वीं शताब्दी में ही लिखा गया और इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत का, उस समय के धर्म का, दर्शन का, खगोल का यानी आप कहेंगे ज्योग्राफी का, त्योहारों का, रीति रिवाजों का, मापतंत्र का, विज्ञान का और राजपूत के काल में ही आया था क्योंकि उस समय जाट थे और बहुत सारे राजपूतों का शासन था। तो उस राजपूत कालीन समाज के बारे में भी अल बरूनी ने बताया। और एक और अरब शासक तो नहीं कहेंगे, यात्री ही कहेंगे, तो अरब यात्री इब्न बतूता के बारे में मैं चाहूँगा आप याद रखें। ये भी रिहला नाम से एक अरबी भाषा में इसने यात्रा का वृत्तांत लिखा है। 14वीं शताब्दी में ये आया और उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का इसने व्याख्यान किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक का काजी था। काजी का मतलब न्यायाधीश कह सकते हो आप। इतना ज़्यादा समझदार था ये कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना काजी नियुक्त किया था 1333 AC में। और ये अफ्रीका के मोरक्को से आया था, लेकिन अरबी था ये, अफ्रीका के मोरक्को से होते हुए ये आया था। ठीक है, अरबी भाषा में ही इसने रिहला लिखी है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ अन्य लेखकों के बारे में। मार्को पोलो एक महत्वपूर्ण लेखक हैं जो इटली के वेनिस से आए थे और इन्हें मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। जिस तरीके से हमने तीर्थ यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा था, वैसे ही मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का हम राजकुमार कहते हैं। 13वीं शताब्दी में आया और ये पांड जो है ये दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है। ठीक है, जिसे हम दक्षिण भारत के राजवंशों में पढ़ेंगे। तो पांड देश की इसने यात्रा की थी, वहां की समृद्धि, वहां के विदेशी व्यापार और वहां की न्याय व्यवस्था की इसने सराहना की है। ठीक है, इसके बाद एक और है निकोला कोंटी। ये भी इटली के ही यात्री हैं जो 1420-1420 में आए और विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने कदम रखा और देवराय प्रथम का शासन था जहां पे। एक बारबोसा भी हैं जो 1515-1550 में आए, 1515 में कृष्ण देव राय के शासनकाल में। और ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो आए, पर उनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बता रहा हूँ। इसके अलावा एक अब्दुल रज्जाक भी आया था 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। पर ये आप 3 अभी याद रखें और ये कुछ और याद रखें, राल्फ फिंच। तो ये 6 मैं याद करा रहा हूँ आपको बस। ठीक है, तो 6 यहाँ से याद कर लें और ये 3 याद कर लें और ये 4 चीन वाले याद कर लें और 12 आप यूनानी वाले याद कर लें। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं क्विकली। बारबोसा हो गया। राल्फ फिंच इंग्लैंड का एक व्यापारी था और ये व्यापारी के तौर पे 1583 से 1591 के बीच में भारत में आकर इसने व्यापार किया और पहला अंग्रेज था जो भारत में आया। इसने फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला भी पहला अंग्रेज था और अकबर के काल में ये भारत में व्यापार के लिए आया था। अब ये विलियम हॉकिंस, ये जेम्स फर्स्ट का यानी जेम्स फर्स्ट अंग्रेज इंग्लैंड का ही राजा है। उस जेम्स फर्स्ट राजा के राजदूत के रूप में ये जहांगीर के दरबार में आया था, यानी ये कंपनी का प्रस्ताव लेके आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर स्थापित हुई, उसके प्रस्ताव के तौर पे ये आया था और जहांगीर ने इसको इंग्लिश खां नाम की उपाधि दी थी और 400 मनसब भी दिए थे। यदि पूछा जाए कि जेम्स फर्स्ट का प्रथम राजदूत, जेम्स फर्स्ट के राजदूत के तौर पे पहला अंग्रेज कौन आया जहांगीर के दरबार में, विलियम हॉकिंस। या जहांगीर के दरबार में कौन आया पहला अंग्रेज, विलियम हॉकिंस। और प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन आया भारत में, तो राल्फ फिंच। ये भी ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज किया जाता है यहाँ पे। तारानाथ एक तिब्बत लेखक हैं जिन्होंने कंग्योर तंग्योर ये 2 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है आज की क्लास में।
प्रमुख यात्रियों का वर्णन जो भारत में आए, व्यापार के लिए आए या फिर घूमने के लिए आए या फिर यहाँ बौद्ध धर्म को जानने के लिए तो जनरली चीनी यात्री आए, और या फिर अरब आक्रमणकारियों के साथ या अरब से आए। तो ये जहां से भी आए इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, क्या पुस्तक लिखी उसमें क्या कहा, ये आज हमने सीख लिया है। तो चलिए एंड करते हैं आज की क्लास।